चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि फोर्थ चैप्टर से है। अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दैट आर नॉट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। द बॉडी विल remain stationary, have only rotational motion, have rectilinear motion or have both rectilinear and translation rotational motion। तो ये रहा अपना बॉडी। उन्होंने बोला है a body is acted upon by two equal and opposite forces that are not along the same line। अब ये एक फोर्स मैंने यहाँ ले लिया, ये एक फोर्स मैंने यहां ले लिया, दोनों क्या बोला इक्वल, दोनों क्या बोला अपोजिट और सेम लाइन पर नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है ये कौन सा सिचुएशन है, ये तो टॉर्क वाला सिचुएशन है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये ऑब्वियसली बात है ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा रोटेशनल मोशन करेगा। सो आपका फर्स्ट आंसर आएगा हैव ओनली रोटेशनल मोशन। हाँ बॉडी रोल कर रहा होता तो आप बोलते ट्रांसलेशन भी है रोटेशनल भी है। मैं कोशिश यही करूंगा कि ये क्वेश्चन के तो समझाओ, उसके अलावा आसपास क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बता दूं। सर व्हाट इफ अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन द सेम लाइन, तो इस सिचुएशन में बॉडी रेस्ट पर होता, मूव नहीं करता, या फिर हो सकता है बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता, वो लीनियर हो जाता। ठीक है, जिसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है। इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पढ़ लेना, सेंट्रीपिटल नहीं बोला है, सेंट्रीफ्यूगल बोला है, इज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। सो योर आंसर इज अवे फ्रॉम द सेंटर। वंस एंड फॉर ऑल ये लिख के खत्म करते हैं। सो याद रखिएगा इन्हीं तीन चीज पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। एंड जब भी हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा। तो देखो वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो गया। वो लोग जानते हैं आप लोग कहां कहां कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब ये सवाल और दो तरीकों से भी अगर आ गया तो आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन यूनिफॉर्म काइट इज हैंगिंग फ्रीली, अ नॉन यूनिफॉर्म काइट इज हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री एज शोन, स्टडी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। अभी कहां पे पॉसिबल हो सकता है? पी क्यू आर एस इज द, है ना, इन तीनों में से चारों में से पी क्यू आर एन एस में से कौन सा प्रोबेबल पोजीशन होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का? एंड उन्होंने बोला है सपोर्ट योर आंसर ए विद अ रीजन। अब देखो ध्यान से, इन्होंने बोला नॉन यूनिफॉर्म काइट। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स को, है ना, नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पर सस्पेंड करते हैं, राइट। जिस पॉइंट पर वो सस्पेंड हो रहा है उस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने की पूरे चांसेस होते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर ये मेरा ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसे यहां पे सस्पेंड कर दूं, तो देखो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो यहां पर कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, राइट। अगर मान लो मैंने यहां पे इसे सस्पेंड कर दिया तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? एग्जैक्टली यहां पर होगा। तो जब हम अलग अलग पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन पे नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट को हैंग करेंगे तो जहां पर इंटरसेक्शन आ रहा होगा उस लाइन का, वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ये तो आपने थ्योरी में देखा हुआ है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मैं फंसा था जब मैंने क्वेश्चन किया, कॉमन सेंस ये बोलता है कि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, राइट, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होना चाहिए? आर पे होना चाहिए। आप आर मार्क करोगे आपको 0 मिल जाएगा, आर नहीं होगा। अब देखो आप नोटिस करो पेंटागन है ये, राइट। अगर ये पेंटागन है, क्या मैं इसके वर्टाइसेस बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ? पेंटागन है ये, हाँ क्या ये हेक्सागन बना दिया मैंने, एक सेकेंड, ये बना दिया पेंटागन। अगर आप नोटिस करोगे जब मैं इंटरसेक्शन लेना शुरू करूंगा सब जगह से, देखो ये मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया, फिर मैंने यहाँ इंटरसेक्शन लिया, फिर मैंने यहाँ इंटरसेक्शन लिया और फिर मैंने यहाँ इंटरसेक्शन लिया। तो अगर आप नोटिस करें जब सब डायगोनल से इंटरसेक्शन ले रहा हूं तो प्रोबेबल पॉइंट कहां आ रहा है? पी पर आ रहा है, राइट। अब नोटिस किया मैं क्या बोल रहा हूं? देखो अगर ये एक्चुअली देखो क्वेश्चन में बोला नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन शेप देखो, राइट। शेप क्या है? एक फिक्स शेप दिख रहा है, राइट। अगर उस हिसाब से अगर मैं जाऊंगा और डायगोनल्स मार्क करूंगा तो यहां पर कहीं पे इंटरसेक्शन आ रहा है, विच मीन्स कि ये आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए, राइट। और आप इस आंसर को सपोर्ट कैसे करोगे? सो सपोर्ट दिस आंसर बाय राइटिंग, चलो ए का तो आंसर क्या आ गया? P इज द मोस्ट probable position of center of gravity. And how are you going to support your answer? तो आप बोलोगे
intersection of intersection of diagonals of pentagon gives the center of gravity. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको समझा. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, किसी को भी यही लगता आर होगा, है ना, जो जनरली होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे ही होगा, बट ऐसा नहीं है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आकाश टेक्स अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल एंड सस्पेंड्स अ वेट ऑफ 2 न्यूटन एट वन एंड एक्स एंड अ वेट ऑफ 5 न्यूटन ऑन अदर एंड वाई. ठीक है, तो पहले तो यूनिफॉर्म मीटर रूल ले लेते हैं. ये रहा मेरा यूनिफॉर्म मीटर रूल. दिस इज 0, दिस इज 100 सेंटीमीटर. पॉइंट एक्स पे उसने 2 न्यूटन डाला, तो अगर मैं इसे पॉइंट एक्स मान लूँ तो यहाँ पे 2 न्यूटन है बराबर, एंड 5 न्यूटन ऑन अदर एंड वाई. तो अगर मैं इसे वाई मान लूँ और ये 100 सेंटीमीटर का मार्क है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज 5 न्यूटन. देन आपने नोटिस किया एक चीज कि मैंने क्वेश्चन रीड करते समय ही डायग्राम बनाया. अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है वो आपसे पूछे डायग्राम बनाओ, हो सकता है ना पूछे. दोनों ही केस में आप रफ डायग्राम तो बनाओ, बिकॉज ये क्वेश्चंस बिना डायग्राम के सॉल्व नहीं होंगे. प्लीज ये चीज का ख्याल रखिएगा. ही देन बैलेंसेस द रूलर हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट 70 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्स. तो उसने पॉइंट एक्स से 70 सेंटीमीटर की पोजीशन पे उसे बैलेंस किया है. सो दिस इज द पिवट, राइट, 70 सेंटीमीटर. फिर तो उन्होंने बोला है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट एंड कैलकुलेट द वेट. भाई डायग्राम तो बनी गया, राइट. अब वेट कहाँ होगा एग्जैक्टली, अगर यूनिफॉर्म बोला है तो एग्जैक्टली 50 पर होगा उसका वेट. भाई आप वेट को इग्नोर नहीं कर सकते. तो ये रहा वेट. अब उन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट द वेट. डोंट यू थिंक इफ द सिस्टम इज बैलेंस्ड, इस पॉइंट पे बैलेंस्ड है, राइट, तो इस वेट ने और इस 2 न्यूटन ने क्या किया होगा, इस वेट और इस 2 न्यूटन ने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस किया, मोमेंट ऑफ फोर्स, और इस 5 न्यूटन ने क्या किया, क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस किया, या फिर क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस किया. तो हो गया. हम क्या लिखेंगे, सिंस द रूलर इज इन इक्विलिब्रियम, सिंस द रूलर इज इन इक्विलिब्रियम, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट. ठीक है. अच्छा, एक और चीज, जहां जहां आपको लग रहा है कि यार सर ये वाला क्वेश्चन तो मुझसे हो जाएगा, ये उसी टाइम पे वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो और आगे बढ़ जाओ, स्किप करो. भाई एक एक आपको देखो, आपको क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा, उससे आप नहीं सीखने वाले हैं. आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके एक फिजिक्स एग्जाम में, उससे पेपर होने वाला है. बहुत कम है जो ये टीचर्स ऐसा बोलेंगे आपको, उस चीज को सुनो. मेरे 4, 5, 50 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा. इट इज यू हु नीड्स टू डू इट. मेरा काम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना, मैं वो डिस्कस कर रहा हूं. मैं अप्रोच, हाँ, हर एक क्वेश्चन का अप्रोच देख लो. सॉल्विंग वाला पार्ट स्किप करो, खुद से सॉल्व करो, आगे बढ़ो. टाइम सेव करो ना यार. अगर ये 1.5 घंटे का 2 घंटे का वीडियो है या फिर 45 मिनट्स का भी वीडियो है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं बिकॉज मुझे पहुंचाना है आप तक. आप अपना टाइम केयरफुली इन्वेस्ट करो, मत देखो, स्किप करो, आगे बढ़ जाओ. क्वेश्चन अप्रोच देखो तुम भी यही सोच रहे हो और सॉल्व करो, हो जाएगा. चलो, एंटी क्लॉकवाइज में कौन कौन है, हम बोलेंगे W टाइम्स, ये बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं, ये करना नहीं. W ये डिस्टेंस है बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, W टाइम्स 20 बराबर प्लस क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स, अभी 2 क्यों लिया, ये देखिए 2 से पिवट का डिस्टेंस कितना है भाई, 2 से पिवट का डिस्टेंस 70. हाँ, ये गड़बड़ नहीं करना, 50 नहीं लेना, अक्सर बच्चे ये गड़बड़ करते हैं. 2 से कितना है, 70 का डिस्टेंस है. तो मैंने क्या किया, 2 टाइम्स 70. अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आपने यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया, मीटर में. चलेगा, कोई नहीं, आंसर आ जाएगा आप लोग का. क्लॉकवाइज क्या है, 5 टाइम्स कितना आएगा यहाँ पे, अगर ये 100 है, ये 100 है और ये पिवट से 70 है, तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, राइट. तो ये हो गया 30. चलिए सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 20W, यहाँ पे कितना हो जाएगा 140, यहाँ पे कितना हो जाएगा 150. सो 20W इज इक्वल्स टू 150 माइनस 140. आई होप हमने बराबर ही किया है. देख लेते हैं. सो मैंने पहले लिया वेट को मैंने किया 20 से मल्टीप्लाई बराबर, फिर मैंने लिया 2 को मल्टीप्लाई किया 70 से, बिकॉज पिवट 70 है, फिर मैंने लिया 5 और 5 से बराबर है. चलिए, तब क्या आ जाएगा यहाँ पे, W इज इक्वल्स टू, दिस इज 10 over 20 विच इज 0.5 न्यूटन. ठीक है, आपका वेट आ गया यहाँ पे 0.5 न्यूटन. आई होप आप लोग को ये दिखा होगा. चलिए, दिस इज योर वेट
0.5 न्यूटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है। अ डोर लॉक इज ओपन बाय टर्निंग द लीवर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.2 मीटर। देन इफ द मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इज 1 न्यूटन मीटर, मोमेंट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन मीटर, देन क्या पूछेगा तुम्हारा नाम? नहीं ना, क्या बोलेगा? फोर्स पूछेगा, तो फोर्स निकालो बराबर, बताओ तो क्या आएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू, अब भाई अगर ये वाला क्वेश्चन भी तुम पूरा देख रहे हो ना तो भाई निकल के ही टपली मारूंगा। क्या हो जाएगा? F इंटू ये कितना 0.2 और ये कितना 1। सर ये भी कहीं हम देख रहे हैं, अगर देख रहे हो अभी भी और स्किप नहीं किया है, कौन टीचर बोलेगा आपको स्किप करने के लिए? करो स्किप फटाफट। ये क्वेश्चंस क्या देखने जैसे क्वेश्चंस है? ICSE के बच्चे हो। चलो क्या है आंसर? 5 न्यूटन। मैंने ज़्यादा पटेली में गलत तो नहीं सॉल्व कर दिया ना? हाँ 5 न्यूटन है बराबर। चलो ये 5 न्यूटन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है? अ नॉन यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट 120 न्यूटन इज पिवटेड एट वन एंड इज शोन इन द डायग्राम। अब जब खुद सामने से बोलता है ना डायग्राम है, तो डायग्राम देखो। तो चलो फटाफट, ये पिवट है, पिवट से एक, अब मैं आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, खुद ही समझूंगा। ये पिवट है, ये यहाँ पे वेट है, वेट कितना है 120 न्यूटन। पिवट से उस वेट का जो डिस्टेंस है वो 0.2 है। फिर मुझे यहाँ पे डायग्राम में एक और F दिख रहा है, राइट? वो F का डिस्टेंस इस पिवट से दिया होगा, राइट? आपको पक्का क्या बोलेगा? वैल्यू ऑफ फोर्स निकालने। और ये सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में। देखा, पढ़ो क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो चलो फटाफट, अब पहले अपन ये मार्क कर लेते हैं, डिस्टेंसेस मार्क कर लेते हैं। तो ये वेट का, ये 120 का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 0.2, ये तो बराबर है। इस F का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? टोटल 0.8 दिया हुआ है। सॉर्टेड हो गया क्वेश्चन। तो हम क्या लिखेंगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। क्या अब ये मैं थोड़ा फैलना शुरू हो गया? क्यों? क्योंकि मुझे समझ गया ना, बच्चे लोग को क्लियर हो रहा है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। आप प्लीज मत लिखना, आप पूरा पूरा लिखना। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन प्रोड्यूस कर रहा है भाई? ये तो कर रहा है क्लॉकवाइज। ये देखो ना, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, और ये क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं बोलूंगा F टाइम्स 0.8 इज इक्वल टू, ये देख लो डिस्टेंस, देख लो भाई, F से पिवट तक का डिस्टेंस कितना है? 0.8 है, तो मैंने लिया 0.8। मेरी बात मत मानो, खुद से सोचो। फिर 120 टाइम्स 0.2, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू 120 इंटू 0.2 अपॉन 0.8। ये पॉइंट से पॉइंट कटा, ये कितना हो गया? 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 4, ये 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 30, कितना हो गया? 30 न्यूटन। अगर ये आंसर आया तो सही हो, नहीं आया तो बेटा कमेंट सेक्शन में आ जाओ और बताओ कि जहाँ तक चीज़ें समझी है या नहीं समझी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। करना चाहिए ये भी डिफाइन, हाँ करना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 में, फोर्स में, सेक्शन 3 में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इतना सिंपल डेफिनेशन है, करना खुद से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन डिफाइन, मैं बी वाला पार्ट करवाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम करोगे, ठीक है? चलो बी वाला पार्ट क्या बोला है? अ हॉलो आइसक्रीम कोन, हॉलो आइसक्रीम कोन। मैं आगे नहीं बढ़ना, मैं तो पहले सोचूंगा आइसक्रीम के बारे में नहीं, हॉलो कोन के बारे में। जैसे ही तुमने बोला हॉलो कोन और जैसे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आगे रीड नहीं करूंगा, खुद शाना बनूंगा। क्या शाना बनूंगा? कि हॉलो कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस से h/3 होता है और सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से h/4 होता है। अब सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप टीचर हो? नहीं, ऐसे सोच। जब हम क्वेश्चन को पूरा पढ़े बिना ही ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि भाई तू खुद सोच क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तुम्हें क्वेश्चन हैरान नहीं करेगा। तुम क्या जनरली कर रहे हो कि तुम पूरा क्वेश्चन रीड कर रहे हो, पूरा क्वेश्चन रीड करके तुम्हारा ब्रेन नहीं बन रहा है प्रोसेस इतना, उसी टाइम पे सोचो। तो चलो, जैसे उसने बोला हॉलो आइसक्रीम कोन, मेरे दिमाग में आया सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द बेस h/3, ठीक है? हैज अ हाइट 6 सेंटीमीटर। तो देखो अब डायग्राम बनाना इजी हुआ कि नहीं हुआ? 6 सेंटीमीटर की टोटल हाइट है। फिर अब सॉलिड के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो चलो अभी तो नहीं बोलते हैं। फ्रॉम द ब्रॉड बेस, ठीक है? अच्छा पूछ रहा है वेयर इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द ब्रॉड बेस, ठीक है? बी का फर्स्ट वाला पार्ट, बी का फर्स्ट वाला पार्ट। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर हॉलो कोन, क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा नहीं, उससे पहले सॉल्व हो गया। फॉर हॉलो कोन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज h/3। अब h तुमको क्वेश्चन में दिया है 6, ये 3 कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। हो गया, सवाल खत्म। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन बोला है विल इट्स पोजीशन चेंज व्हेन इट इज फिल्ड कंप्लीटली विथ हनी, यस और नो? अगर आइसक्रीम, हॉलो आइसक्रीम को मैं हनी भरोगे, हनी कौन भरता है क्या मालूम? हनी अगर भरा तो सॉलिड हो गया, अगर सॉलिड हुआ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगा, हाँ शिफ्ट होगा। तो अब क्या लिखोगे? यस। अब यस और नो पूछा तो खाली यस बोलो, रीजन पूछता तो हम लिख देते, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
A meter scale of weight 50 kg, 50 gram force can be balanced at 40 centimeter mark without any weight suspended on it. If this rule, अब सर आप गड़बड़ कर रहे हो, पहले तो आप डायग्राम बनाओ, है ना. मीटर स्केल, ठीक है, ये मीटर स्केल ले ली मैंने, ये 0, ये 100 सेंटीमीटर of 50 gram force can be balanced at 40 centimeter mark without any weight suspended on it. चलो, तो क्या बोला है? A meter scale of weight 50 gram force can be balanced at 40 centimeter mark विदाउट एनी वेट सस्पेंडेड ऑन इट. कोई वेट नहीं सस्पेंड किया, लेकिन कहाँ पे हम उसे बैलेंस कर पा रहे हैं? 40 सेंटीमीटर के मार्क पे. ठीक है, ये मैंने 40 सेंटीमीटर के मार्क पे बैलेंस कर दिया. अब आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए, सर 40 सेंटीमीटर पे कैसे बैलेंस हो रहा है? बैलेंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कॉमन सेंस लगाओ, कोई भी स्केल ले लो तुम, राइट, है ना. ये मैं इससे बताता हूँ. ये देखो, ये यूनिफॉर्म स्केल है, इसका बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए? एग्जैक्टली यहाँ होना चाहिए. देखो, यहाँ आसपास होना चाहिए, सेंटर पे, राइट. लेकिन ये वो क्या बोल रहा है? 40 पे मार्क. अब 40 पे करोगे तो देखो ये रोटेट कर रहा है, तो ये बैलेंस कैसे है? तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है. सर क्या मतलब, समझा नहीं. देखो भाई, अगर ये यूनिफॉर्म रॉड होती, ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो ये एग्जैक्टली कहाँ पर बैलेंस हो जाता? इसके सेंटर पे, 50 सेंटीमीटर मार्क पे. ये देखो तुम्हारे सामने, ये हो गया बैलेंस. ये यूनिफॉर्म है क्योंकि ये रॉड यूनिफॉर्म है ना. अब इसको 0 पॉइंट समझो, इसको 100 का मार्क समझो. अब मैं 40 पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो रहा है बैलेंस? नहीं हो रहा ना. देखो ये नीचे गिर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो 40 पे बैलेंस कैसे हो रहा है? तो अगर कोई चीज 40 पे बैलेंस हो रही है, इसका मतलब जो मास है वो नॉन यूनिफॉर्म है. अब सर मैं कैसे पहचानूं कि मास नॉन यूनिफॉर्म है, और है ना, और कहां पर है? तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ दिस रूलर इज कट एट इट्स सेंटर, ठीक है, मतलब मैं यहां से कट कर रहा हूं, यहां से मैंने एग्जैक्टली क्या कर दिया? कट कर दिया 50 सेंटीमीटर मार्क से. स्टेट विच पार्ट 0 to 50, ओके, विच पार्ट 0 to 50 और 50 to 100 of the ruler will weight more than 25 ग्राम फोर्स. सर सुनो, पूरा स्केल कितने ग्राम फोर्स का है? 50 ग्राम फोर्स का है. अगर ये यूनिफॉर्म होता रूलर, और अगर मैं इसे बीच से काटता, अगर ये पूरा यूनिफॉर्म रूल होता और अगर मैं बीच से काटता, तो 25 ग्राम फोर्स यहां बचता, 25 ग्राम फोर्स यहां बचता. लेकिन क्योंकि ये बैलेंस 50 पे हो ही नहीं रहा है, बैलेंस तो कहां हो रहा है? 40 के मार्क पे हो रहा है. इसका मतलब है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है. अब मैं कैसे पहचानूं? तो सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, या सिंपल है ना, कॉमन सेंस लगाते हैं. अगर ये बैलेंस यहां पे हो रहा है 40 पे, इसका मतलब ज्यादा वजन यहां पे है. सर ऐसे कैसे? एक सेकंड. देखो, हमें मालूम है मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. मोमेंट ऑफ फोर्स क्या मैं बोल सकता हूं? इसके अबाउट सेम है दोनों का. ये देखो, इस पॉइंट के अबाउट इस वाले सेक्शन का मोमेंट ऑफ फोर्स जो है और इस वाले सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो सेम है. तुम खुद दिमाग लगाओ. अगर डिस्टेंस कम है यहां पे, तो यहां पे उतना ही मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट करने के लिए ज्यादा वजन होना चाहिए. समझे? अरे यार, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, राइट. यहां पे भी मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, इस वाले सेक्शन पे, राइट. अगर यहां पे डिस्टेंस कम है बेटा, तो डिस्टेंस कम है तो फोर्स को ज्यादा होना पड़ेगा ना, उतना ही मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट करने के लिए. इसका मतलब क्या कि लेफ्ट, ये जो 0 से 25 वाला मार्क है, 0 से 25 वाला मार्क है, सॉरी 0 से 50 सेंटीमीटर वाला जो मार्क है वो ज्यादा वजन का है. तो आई होप ये समझा. तो हम कैसे इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? सर इफ दिस रूलर इज कट एट इट्स सेंटर देन द स्टेट विच पार्ट, तो हम पहले तो बोलेंगे पार्ट 0 to 50 सेंटीमीटर weighs more than 25 gram force because pivot always shifts where there is more mass. ये चीज का याद, मोर मास, ये चीज का ख्याल रखिएगा. ये आपने जस्टिफिकेशन दे दिया, ठीक है. और मैंने तो दूसरे तरीकों से भी आपको वैसे भी समझा दिया, सो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी. नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं. आई होप आपको फोर्स के जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए वो चीजें क्लियर कर रहे थे. मैंने सेक्शन बी कवर करने की कोशिश की, सेक्शन सी कवर करने की कोशिश की और सेक्शन ए कवर करने की कोशिश की. ये इनफ क्वेश्चंस है जो कि रिपीटेटिवली आपके स्कूल एग्जाम्स में, टर्म एग्जाम्स में आते ही है. सो प्लीज मेक श्योर दैट आप ढंग से करो. वर्क एंड एनर्जी पे आते हैं. अब पहला ही क्वेश्चन सब कुछ क्लियर कर देगा, जहां पे हमें पहले तो पता होना चाहिए कि वर्क का फॉर्मूला क्या है. वर्क इज F इंटू एस.
वर्क को और दो तरीकों से लिखा जा सकता है। वर्क को लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और है, हाफ एम ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जिसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं। एंड वर्क को एक और तरीके से लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh, है ना। और जब भी पेपर में तुमको ये ऐसा है ना, कोई इंसान ऊपर टॉप हाइट पे दिखे, नीचे दिखे, तो आप हमेशा याद रखना एनर्जी कंजर्वेशन का ही क्वेश्चन आ रहा होगा। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आपको क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन में बोला है रिचा वेइंग 40 kgf। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे बहुत छोटे छोटे उसमें रिचा वेइंग 40 kgf। तो ना फटाफट हम पहले गिवन डेटा लिख देते हैं। तो 40 kgf दिया हुआ है, तो मास मुझे पता है क्या है 40 kg, राइट। और फोर्स क्या दिया हुआ है मुझे 40 kg लिखूंगा, और फोर्स क्या दिया हुआ है 40 kgf। आई होप ये सबको क्लियर होगा कि भाई मास 40 kg है और फोर्स 40 kgf है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएंगे हम फोर्स में। अभी रहने देते हैं। लीव्स पॉइंट P, ठीक है भाई, लीव्स पॉइंट P ऑन हर स्केटबोर्ड एंड रीचेस पॉइंट Q, मतलब यहाँ तक पहुँच गई। तो एक बात तो तय है, क्वेश्चन आगे रीड नहीं कर रहे, देखो सर खुद समझ रहे हैं, और आपको भी यही करना है कि अगर पॉइंट P से पॉइंट Q पहुंची वो, तो इसका मतलब यहाँ पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो Q पर पहुंचते पहुंचते उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही करने होते हैं क्वेश्चंस। आपको खुद कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे कि हाँ भाई आता है ये कॉन्सेप्ट, यही तो पूछेगा और क्या ही पूछ लेगा बोर्ड में और एग्जाम में, यही पूछ रहा है। फिर ऑन द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो ठीक है पॉइंट Q पे मतलब वी क्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर उन्होंने बोला है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिचा एट पॉइंट Q। भाई साहब कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिचा एट पॉइंट Q, इजी क्वेश्चन है। चलिए तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट Q इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। एकदम चिंदी सवाल सर, हाफ इंटू, स्किप करो प्लीज, ठीक है स्किप करो, तो है ना आप खुद ही सॉल्व कर पाओगे। हाफ इंटू क्या आएगा, हाफ इंटू एम कितना 40 इंटू वी कितना 10 का स्क्वायर विच इज़ 100। मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये कितना होगा 2 टाइम्स ये कितना 2000 जूल। फेयर एनफ बच्चे लोग। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट Q इज हाउ मच 2000 जूल। अब बी वाले पार्ट पर आता है। बी वाला पार्ट क्या है, उन्होंने बोला कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट ऑफ पॉइंट P अबव द ग्राउंड, यूज G as 10 एंड निगलेक्ट फ्रिक्शन। एक सेकेंड, वर्टिकल हाइट कैसे ढूंढेंगे सर? एक सेकेंड, वर्टिकल हाइट ढूंढने के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। अब बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच, राइट। मैं देखो वापस से नॉर्मल सोच रहा हूँ, हाइट बोला मतलब mgh आना चाहिए दिमाग में। m पता है, हाँ सर पता है। g पता है, हाँ सर पता है। हाइट ढूंढना है, हाँ सर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं। कैसे निकालो पोटेंशियल एनर्जी? अरे यार भाई अभी तो बताया कि जब भी एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन आए, देखो रिचा के पास जो पोटेंशियल एनर्जी था पॉइंट P पे, वही तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया निगलेक्ट फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन में कुछ एनर्जी लॉस नहीं हुआ है। तो जितना रिचा के पास पॉइंट Q पे काइनेटिक एनर्जी था, जितना रिचा के पास पॉइंट Q पे काइनेटिक एनर्जी था, वही तो काइनेटिक एनर्जी उसके पॉइंट P पे पोटेंशियल एनर्जी था। तो 2000 जूल का जो पोटेंशियल एनर्जी था वही तो कन्वर्ट होकर 2000 जूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा पॉइंट Q पे। तो मतलब तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी भी पता है, तो हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एवरीवन। अगेन अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, स्किप करिए और आगे बढ़िए, मेन अप्रोच पे आइए। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैसे यहाँ पे भी शॉर्ट में लिख सकता था, एट पॉइंट Q लिख ही देता है, क्यों इतना टाइम वेस्ट करूँ। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट Q, ठीक है। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, m इंटू जी इंटू एच, और काइनेटिक एनर्जी पॉइंट Q पे क्या मिली 2000 मिली, ठीक है। तो m कितना 40, g कितना 10, h कितना नहीं पता, ये क्या है भाई 2000 है, ठीक है सर। तो h कितना आ जाएगा, h वुड बी 2000 अपॉन, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई कि हाँ सर आप सॉल्व करो आराम से, हमारा एग्जाम है, हम फटाफट सॉल्व करेंगे और आंसर चेक करेंगे कि हमें चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू गिव यू एन अप्रोच, राइट, एंड गिव यू क्वेश्चंस विच विल चैलेंज यू, ठीक है। सी क्या बोला है, उन्होंने बोला है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिचा एट पॉइंट R। ओके, R के ऊपर काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है। While moving from Q to R, she loses 500 जूल ऑफ एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब यहाँ ये तगड़ा क्वेश्चन है, इसमें घाई नहीं करना। अब सुनिए, पहली बात तो ना पॉइंट खाली इतना समझ लो
कि इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट क्यू पे ना, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ वापस से। ये पॉइंट पी आपका, ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट आर है। मुझे मालूम है यहाँ पे 2000 जूल एनर्जी थी, समझिएगा यहाँ पे 2000 जूल एनर्जी थी, ये मत स्किप कर देना भाई, इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पे मुझे एनर्जी फाइंड करनी है, कितनी है। अच्छा पूछा भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी पूछा और कुछ नहीं पूछा है। तो देखो कॉमन सेंस लगाओ अब। अच्छा उन्होंने ये भी बोल दिया कि क्यू से आर के बीच में हाइट कितना है, 3 मीटर है, समझिएगा ये भी ठीक है। अब कॉमन सेंस ये बोलता है अगर यहाँ पे 2000 जूल ऑफ एनर्जी है विच इज द काइनेटिक एनर्जी, जब ये पॉइंट क्यू से पॉइंट आर तक जाएगा, जब ये पॉइंट क्यू से पॉइंट आर तक जाएगा तो इसी पोटेंशियल में से इसको कुछ ना कुछ काइनेटिक मिलने वाली है, ये समझा। ये जो सॉरी हाँ, इसी काइनेटिक से इसको कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिलेगी। अरे यार अब देखो ना यार, टॉप से जब तुम ग्राउंड आए तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, अब जब तुम वापस से ऊपर जाओगे तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा ना। तो इसका मतलब क्या, ये 2000 जूल में से पहली बात तो तुम कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, क्योंकि पॉइंट आर तक आते आते इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और वो कहां से आएगी, इसी 2000 में से आएगी। ये क्लियर, ये क्लियर। तो हम पहले क्या करेंगे ना, पॉइंट आर पे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर, आप पूरा लिखना, इज m इंटू जी इंटू एच, राइट। m कितना 40, g कितना 10, h कितना 3। आंसर कितना आया, दिस इज 1200 जूल, राइट। सो 1200 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो आर पे पहुंचते पहुंचते हो गई। तो कॉमन सेंस ये बोलता है 2000 में से 1200 जूल तो किसने ले लिया, इस पोटेंशियल एनर्जी ने ले लिया। अब 2000 में से 1200 गया तो बचा 800, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली बोला है दैट शी लूजेस 500 जूल ऑफ एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ऊपर जाते जाते क्यू से आर तक पहुंचते पहुंचते फ्रिक्शन ने भी 500 जूल ले लिया। तो कितनों को ये चीज क्लियर हुई दैट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट आर इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट क्यू माइनस द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर, सॉरी मैं पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू क्यों बोला मैंने। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट आर इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट क्यू माइनस द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर माइनस द 500 जूल जो फ्रिक्शन की वजह से लूज हुआ। समझे कि नहीं समझे, आई विल रिपीट दिस अगेन। भाई जो पॉइंट आर पे काइनेटिक एनर्जी है, राइट, जो पॉइंट आर पे काइनेटिक एनर्जी है वो निकालने के लिए तुम्हें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। 2000 जूल की एनर्जी तुम्हारे पास पॉइंट क्यू पर है, उस 2000 में से तो 500 गया, फ्रिक्शन ने ले लिया, और उस 2000 में से पोटेंशियल ने भी तो कुछ लिया, तो ही तो पोटेंशियल एनर्जी वापस आई। समझे? तो बताओ क्या क्या आंसर आएगा यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी कितना था 2000 माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितना था 1200 माइनस ये कितना 500, तो ये कितना हो गया, 2000 में से 1200 गया 800, 800 में से 500 गया, कितना बचा 300। सो फाइनल एनर्जी फॉर सॉरी द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट आर इज नथिंग बट 300 जूल। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था चीजें समझाने के लिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ फोर्स F moves a load from A to C. ठीक है, a force F moves a load from A to C as shown in the figure. For calculation of the work done, which of these lengths would you use as the displacement? Common sense. Work done क्या होता है, force into displacement. बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट लूंगा। तो 3 मीटर यूजलेस, 4 मीटर यूजलेस, 5 मीटर यूजफुल। तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा वाला फोर्स लिया आपने, 5 मीटर। आई होप ये समझा। दैट्स इट, इसमें कोई भी आई मीन ज्यादा वो नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित डज 600 जूल ऑफ वर्क इन 10 मिनट्स। तो फटाफट हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। वर्क डन बाय सुमित, सो मैं W1 लिख दूंगा। W1 इज 600 जूल and it takes 10 minutes. So time for Sunil is how much, 10 minutes, which is 10 times 60, which is 600 seconds. Fair. उसके बाद Amit does 300 joule of work. So W2 कितना है, W2 is 300 joule. प्लीज आप अच्छे से लिखिएगा, हाँ ये सब आप लिखो। मैं अगर अभी एकदम साफ सुथरा लिखने पे चला गया तो हम वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग का फायदा नहीं होगा उसमें। एंड अमित ने ये किया। तो T2 कितना है, 20 मिनट है। बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 सेकेंड्स। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर्स डिलीवर्ड। पावर बोला है, पावर है ना। सो पावर का फॉर्मूला में पावर क्या है, P1 और P2 हमें चाहिए। या तो आप P1 P2 अलग अलग निकाल लो, ये आप चीज़ कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली रेशियो ले लो। मुझे डायरेक्ट रेशियो ही समझ में आता है। सो P1 क्या लिखूंगा, W1/T1 डिवाइडेड बाय P2 क्या लिखूंगा, W2/T2, राइट। अब ये भी अगर आपको नहीं करना और आप अकलमंद हो तो आप ये कर सकते हो, डायरेक्टली T2 यहाँ लिख दो, W2 नीचे लिख दो, इन्वर्स हो गया। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। W1 कितना, W1 इज 600 अपॉन T1 इज हाउ मच, 600 इंटू, आई होप यही था, हाँ, इंटू T2 कितना 1200 एंड ये कितना W2 इज 300।
So if you notice, this is getting cancelled out, this is getting cancelled out, this is 4. So 4:1 का आंसर आना चाहिए. So P1:P2 कितना है बेटा? P1:P2, P1:P2 is how much? 4:1. ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इन्होंने बोला है 2 आइडेंटिकल मार्बल्स, ठीक है, 2 आइडेंटिकल मार्बल्स A and B are rolled down along path 1 and path 2 respectively. ठीक है, यहाँ से ऐसे आएगा. तो ये अब पहले तो सिचुएशन खुद समझो. ये मार्बल है यहाँ पे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी वापस है, राइट. उन्होंने बोला है पाथ 1 इज फ्रिक्शनलेस, मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी, राइट, एंड पार्ट 2 इज रफ, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी होगा. उन्होंने बोला है विच मार्बल विल श्योरली रीच द नेक्स्ट पीक. नेक्स्ट पीक का मतलब क्या? ये देखो, अगर ये मार्बल ए है, मार्बल ए के लिए नेक्स्ट पीक ये है भाई, ठीक है, यहाँ पहुंचना चाहिए, और मार्बल बी के लिए नेक्स्ट पीक ये है जेड, ठीक है. तो उन्होंने बोला है विच मार्बल विल श्योरली रीच द नेक्स्ट पीक. कॉमन सेंस बताइए. पाथ 1, हाँ मार्बल ए बोलेगा ना कि मार्बल ए आएगा. हाँ कैसे सर, आपको कैसे पता चला मार्बल ए? इट इज बिकॉज नो लॉस ऑफ एनर्जी. अरे यार सोचो ना बच्चा, ये देखो यहाँ पर अगर मान लो 2000 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, 2000 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो 2000 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? यहाँ पर आते आते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा. अब बिकॉज ये फ्रिक्शनलेस है तो नो लॉस ऑफ एनर्जी, एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या कि जितना 2000 जूल यहाँ था वापस से वही 2000 जूल से वो यहाँ पहुंच जाएगा. इसका मतलब इस पे तो आ ही जाएगा. आई होप ये क्लियर हुआ. नेक्स्ट है अलॉन्ग विच पाथ ऑफ पाथ्स. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. पाथ ऑफ पाथ्स मतलब 2 पॉसिबल आंसर, हो भी सकता नहीं भी हो सकता. अलॉन्ग विच पाथ ऑफ पाथ द मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड. मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या? टोटल एनर्जी दोनों पाथ पे ना, राइट, दोनों पाथ. एक सेकेंड. अलॉन्ग विच पाथ द मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड. मैकेनिकल एनर्जी कहां पर कांस्टेंट रहेगा? हाँ कहां पर कांस्टेंट रहेगा बताओ? इट इज पाथ ए. वाई? बिकॉज जितना एनर्जी ऊपर था उतना एनर्जी नीचे है, वापस उतना ही एनर्जी ऊपर है. अब थर्ड वाला क्या बोला है? अलॉन्ग विच पाथ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबेड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो दोनों जगह ओबे हुए हैं. क्यों? भले ही पाथ ए में पूरा आई मीन 2000 यहाँ था, 2000 यहाँ था, 2000 यहाँ था, यहाँ पे 2000 था, मान लो नीचे पहुंचते पहुंचते 1800 बचा, 200 कहाँ गया? 200 गायब नहीं हुआ है, खाली डिसिपेट हुआ है. तो हम क्या बोलेंगे? अलॉन्ग विच पाथ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबेड? बोथ पाथ ए एंड बी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. एक सेकेंड. व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द वर्क टू बी नेगेटिव. अरे यार सर, अरे यार बताओ. फॉर नेगेटिव वर्क मतलब देख रहे हो मैं ये डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ. क्यों? बिकॉज मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको ये चीज़ पता है, राइट. आई एम वाउचिंग ऑन यू. फॉर नेगेटिव वर्क थीटा इज 180 डिग्री, राइट. चलो फटाफट इसके लिए भी बता दो. आंसर तो यही है, नेगेटिव वर्क के लिए कितना होता है? 180 डिग्री होता है. बट फॉर पॉजिटिव वर्क बोला तो ये एक्स्ट्रा है. फॉर पॉजिटिव वर्क क्या होगा बताओ फटाफट. पॉजिटिव वर्क के लिए एंगल कितना होता है? 0. एंड 0 वर्क के लिए एंगल कितना होता है? 90. चलो बराबर, ठीक है. अच्छा उन्होंने एंगल, हाँ एंगल ही पूछा है, बराबर एंगल पूछा. तो चलो बी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. क्या बोला? नेम द फिजिकल क्वांटिटी. मतलब क्या फिजिकल क्वांटिटी? वर्क, फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, एनर्जी, इसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, राइट. नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड यूजिंग द फॉर्मूला U by H. ओके, वे U इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड H इज द हाइट. इजी पीजी, ठीक है. चलो बताओ. U by H. U क्या पोटेंशियल एनर्जी है? तो M इंटू G इंटू H लिख दूंगा. अपॉन H तो है, H से H कटा. देखा, कुछ दिमाग नहीं लगाना था. बचा क्या? mg क्या होता है? वेट क्या होता है? फोर्स. तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बची? सब बोलोगे फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी. इतना सिंपल. सर आपको तो सिंपल ही लगेगा क्योंकि आप तो टीचर हो. हाँ बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कैलकुलेट द पावर स्पेंड बाय अ क्रेन व्हाइल लिफ्टिंग अ लोड ऑफ मास 2000 kg. ठीक है, मास लिख दीजिए सर 2000 kg. ओके, वेलोसिटी कितना? 1.5. इस वीडियो का पर्पस ही ये था कि आप लोग रिकॉल कर पाओ, आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार ये फॉर्मूलाज मुझे पता है, हाँ यार ये सब चीज़ें मैंने देखी है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और मैं कर लूँगा आराम से या कर लूँगी. ठीक है. और जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है उन्होंने? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या पूछा उन्होंने आपसे?
पावर। अब दिमाग खराब हो गया होगा, सर पावर पावर तो होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क कैसे निकालूं? तो आप बोलोगे सर फोर्स दिया हुआ है mg, h तो दिया ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला यूज भी नहीं करना। जब भी पावर पूछे, ये वो मेरे बात दिमाग में बिठा लो, जब भी पावर पूछे, हाँ सर पूछा, और जब भी वेलोसिटी दे दे, जब भी पावर पूछे और जब भी वेलोसिटी दे दे, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। हो जाएगा सॉल्व अभी? तो बताइए फोर्स क्या था? फोर्स mg था, वेलोसिटी मुझे पता है, ठीक है, आई नो। ऐसा कोई फॉर्मूला आप बोलोगे ये कहाँ से mg v आ गया, ये तो फॉर्मूला देखा ही नहीं हमने। अरे तुम चलो निकाल लो, अलग से निकाल लो फोर्स, ये मन की संतुष्टि। mgm कितना 2000, g कितना 10, तो कितना आया भाई? ये आया 20,000 न्यूटन। हो जाएगा अभी? बताओ v कितना है? v 1.5 था, तो पावर कैसे निकालोगे? पावर इज f इंटू वी, है ना। तो f कितना 2000, v कितना 1.5, कितना आ जाएगा? 1.5 से 0 कटा 15, 15 और 2 कितना 30, और ये बराबर तो किया है मैंने, नहीं गड़बड़ किया है सर, गड़बड़ कर रहे हो। 2000 था ही नहीं, 20,000 था, ये 1.5 था, ये 0 से ये 1.5 कटा, 15 और 2 बचा, 15 और 2 30, 30 के बाद और 3 0 आएगा, तो ये हो जाएगा वॉट। तो या तो आप 30,000 वॉट लिख दीजिए या फिर आप 30 किलो वॉट लिख दीजिए, बात तो एक ही है। फॉर एनीवन हु थिंक्स ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैं जनरली फॉर्मूला डिराइव नहीं करता जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बट कर लेते हैं, चलो ये आपके लिए। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बचपन से पढ़ाया गया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, तो एफ इंटू वी, ये यहाँ से फॉर्मूला आया, जस्ट इन केस किसी को चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कार ऑफ मास 120 kg, ठीक है सर 120 kg ले लीजिए, एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड इट एक्सेलरेट्स टू अटेन अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे ही मुझे दो वेलोसिटी मिलती है तो मैं बोलूंगा u कितना 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब v कितना, v 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। फिर आप बोलोगे इन 5 सेकंड्स, तो 5 सेकंड्स कितना है? मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आई होप आप लोग सब मेरे साथ क्वेश्चन रीड कर रहे हो। कार ऑफ मास 120 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड इट एक्सेलरेट्स टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ और स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन। अब आप वापस से सोचोगे वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था वर्क डन 3 तरीकों से निकाला जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है फॉर्मूला? यस सर। और नेक्स्ट बोला है पावर, तो पावर तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, बहुत से बच्चों के दिमाग में आ गया होगा, लेकिन जैसे ही आप बोलोगे वर्क डन इज नथिंग बट हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आया होगा बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला याद, वर्क एनर्जी थ्योरम में है। गलती क्या हो सकती है? वेलोसिटी में वेलोसिटी पुट कर दोगे 0 मिल जाएगा। अरे भाई कन्वर्ट करो, किलोमीटर पर आवर है तो कन्वर्जन का सबसे बेस्ट तरीका, अगर किलोमीटर पर आवर है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे? मीटर पर सेकंड में। तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड, इसको भी किस में मल्टीप्लाई कर दो? 5/18 से, तो किस में कन्वर्ट हो गए तुम? 18 टाइम्स 1, 18 टाइम्स 3, 3 5 15। ये आप सोचो आएगा, एग्जाम्स नजदीक है, आप करो मेरे साथ, ठीक है। चलो हाफ इंटू एम कितना भाई 120, v कितना? v है 15 का स्क्वायर माइनस दिस इज 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 60, दिस इज 225 माइनस 25, ठीक है, ये कितना हो गया 60, दिस इज 200। सो ये फाइनल आंसर आ गया 6 टाइम्स, एक सेकेंड, हाँ 6 times 2 which is 120, 6 times 2 is 20 and this is so 12,000 joule is my answer। अब फाइनल क्वेश्चन क्या बोला बेटा? उन्होंने बोला व्हाट इज द पावर डेवलप्ड, तो चलिए पावर निकाल लेता है। ये देखिए ना वहाँ पे बोला पावर ऑफ द इंजन बोला है। सो पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या आएगा? यहाँ पे एफ इंटू वी नहीं आएगा, फोर्स नहीं है ना यार, तो क्या आएगा यहाँ पे? बेसिक वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क कितना 12,000, टाइम कितना 5 सेकेंड्स, तो जो भी आंसर आएगा 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 4 एंड 0 0, तो ये 2400 वॉट आपका पावर है, ठीक है। चलो डब्बा बनाना हर एक फिजिक्स टीचर का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, ये अब मशीन्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो देखा मुश्किल से 40 मिनट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपके 2 चैप्टर्स रिवाइज हो गए। आई नो सिर्फ इतने क्वेश्चंस करके जाओगे नहीं होगा, आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं, बट एटलीस्ट आपको आइडिया आएगा कि हाँ यार चीज़ें आपको पता है, बस रिवाइज करनी थी। चलिए मशीन्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, मीरा चोज टू यूज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 9 पुलीज इंस्टेड ऑफ अ सिंगल मूवेबल पुली टू लिफ्ट अ हेवी लोड। तो मीरा ने ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम यूज किया 9 पुलीज, भाई साहब 9 पुलिस,
तो बहुत से बच्चों को तो दिमाग में ये भी क्लियर आ गया होगा कि फिक्स, अगर 9 पुलिस है और ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है तो ऊपर फिक्स ब्लॉक में 5 होगा और नीचे मूवेबल में 4 होगा, राइट। बिकॉज हमें अच्छे से मालूम है ब्लॉक एंड टैकल का ये कंडीशन है, जितनी भी नंबर ऑफ पुलिस होनी चाहिए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में, फिक्स में हमेशा इक्वल, फिक्स्ड और मूवेबल में, अपर में फिक्स और नीचे मूवेबल में या तो इक्वल नंबर ऑफ पुलिस होनी चाहिए या फिर अपर में एक ज्यादा होनी चाहिए मूवेबल से, बिकॉज वो एफिशिएंसी बहुत अच्छे से बढ़ा के देता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला है कि उसने ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम यूज किया 9 पुलिस का इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल मूवेबल पुली। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ओवर अ सिंगल मूवेबल पुली? वेरी सिंपल, 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, देखो कैसे करेंगे। फॉर सिंगल मूवेबल पुली, फॉर सिंगल मूवेबल पुली मैकेनिकल एडवांटेजेस 2, ये तो आई होप सबको याद है ना, सिंगल मूवेबल पुली के लिए मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है, बट फॉर ब्लॉक एंड टैकल, फॉर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज इज द n क्या है? n इज द नंबर ऑफ पुलिस। तो नंबर ऑफ पुलिस कितने हैं यहाँ पे? 9 है ना, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? मैकेनिकल एडवांटेज इज 9। Since mechanical advantage is very high, she prefers block and tackle over single movable pulley, single movable pulley। आई नो आप इसको और शॉर्ट करके लिख सकते हो, बट मेरा काम है आपको पूरा डिटेल में समझाना, इसलिए मैंने बता दिया। Why should she connect more number of pulleys in the upper fixed block? मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन करते करते ही बोल दिया, to increase efficiency, ठीक है। बिकॉज अगर नीचे आप बहुत ज़्यादा डाल दोगे वजन तो लोड मतलब एफिशिएंसी बिगड़ती है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलिस हैज वेलोसिटी रेशियो 4, तो जैसे वेलोसिटी रेशियो 4 बोला आपने और ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बोला तो मुझे क्लिक हो गया कि नंबर ऑफ पुलिस भी 4 है। रिपीट करूं, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के लिए वेलोसिटी रेशियो ही नंबर ऑफ पुलिस होता है, राइट। तो नंबर ऑफ पुलिस 4 है तो ही तो वेलोसिटी रेशियो भी 4 है। क्या बोला है? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द सिस्टम इंडिकेटिंग क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट। तो चलो फटाफट बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब अगेन यहाँ पे मुझे टाइम लगेगा बेटा, प्लीज आप स्किप कर सकते हो, प्लीज 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 आप स्किप करिए और आप बना लीजिए, या फिर आप खुद बनाओगे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, राइट। आप खुद बना कोशिश करिए, ये मैं आपके हवाले छोड़ता हूँ। चलिए बी वाला पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द गिवन पुली सिस्टम? व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द गिवन पुली सिस्टम इफ इट इज एन आइडियल पुली सिस्टम? तो आइडियल पुली सिस्टम में क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज लिख देते हैं, फॉर आइडियल पुली सिस्टम, फॉर आइडियल पुली सिस्टम मैकेनिकल एडवांटेज इज n, which is nothing but mechanical advantage is 4, ठीक है। अगर आइडियल पुलिस सिस्टम ना होता तो गड़बड़ होती। चलिए नेक्स्ट, फिगर 3.17 बिलो शोज अ व्हील बैरो ऑफ मास 15 kg कैरिंग अ लोड ऑफ 30 kgf। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये देख लो, क्यों बताते हैं। फिगर बिलो शोज व्हील बैरो ऑफ मास, मतलब खुद का वजन तो कितना है? 15 किलो, और उसमें और कितना लोड रखा हुआ है? 30 किलो, मतलब 30 kgf विद इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट ए, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब इसका जो भी वजन है वो यहीं पैक कर रहा है, देख रहे हो। मैं डायग्राम को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ, मैं आगे का क्वेश्चन रीड ही नहीं करता। आप पूरा क्वेश्चन रीड करने जाओगे खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो मुझे मालूम है वेट, अब बहुत से बच्चों को लग रहा होगा वेट सर क्या लिखेंगे? वेट लिखेंगे 30 kgf, क्यों? बिकॉज 30 kg का लोड है उस व्हील बैरो में। अरे भाई उसका खुद का वजन भी तो लोगे, इसीलिए तो मार्क किया मैंने। चलो ये गलती होनी नहीं चाहिए। फिगर बिलो शोज अ व्हील बैरो, जो व्हील बैरो का खुद का मास कितना है? 15 kg, और उसने कितना लोड अपने अंदर रखा है? 30 kg का, राइट। तो मतलब, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? ए पे, मतलब जो उसका वजन है टोटल वो खुद कितना है? 45 kgf। समझे कि नहीं समझे? अगर क्लियर हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि ये वीडियोस वैल्यूएबल है या नहीं, बिकॉज मैं बहुत जल्द पूरा 10th ICSE का सिलेबस कवर करने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। ये तो खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, मैं पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा वन शॉट, एंड ट्रस्ट मी वो जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा विद सम फ्री स्टफ फॉर यू एंड सम इंटरेस्टिंग थिंग्स
आउट देयर वो सब चीज़ हेल्प करेंगे. सो राइट फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना, टिल योर एग्जाम्स 4 मंथ्स में सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड के कंटेंट के ऊपर फोकस करने वाला हूँ. पूरा सिलेबस कवर होगा, एवरीथिंग, स्पेसिमेन पेपर, कॉम्पिटेंसी स्टाइल क्वेश्चंस, वन शॉट क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी फोकस्ड फॉर 10th ICSE. सो प्लीज मेक श्योर दैट आप हो यहाँ पर. सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैव genuinely found it helpful, or send it to someone who you think needs this video. Okay, next उसके बाद बोला है the points B and C are the center of wheel and tip of the handle such that the horizontal distance AB, सब कुछ दिया हुआ है. तो AB कितना है 20 है और AC कितना है 40. तो अब तक सब कुछ डायग्राम में ही ऑलरेडी दिया था, बस जो बताना था मैंने इंपॉर्टेंट वो बता दिया. अब आगे बढ़ते हैं. और क्वेश्चन क्या पूछा है? ओके, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है, यहीं पे ले लेता है क्वेश्चन को. ठीक है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द लोड आर्म. लोड आर्म पूछ रहा है. वाह, ये है लोड और ये है फलक्रम, राइट. व्हील बैरो का फलक्रम यहाँ होता है. ये है लोड, ये है फलक्रम. तो लोड और फलक्रम के बीच का डिस्टेंस ही लोड आर्म होता है. लोड और फलक्रम के बीच का डिस्टेंस ही लोड आर्म होता है. तो क्या है आंसर? एक आंसर लिखना है. और अभी भी अगर आप देख रहे हो तो स्किप करो. टीचर खुद सामने से बोल रहा है वीडियो स्किप करो. क्यों? बिकॉज तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आओ, ये खुद से कर सकते हो. बी क्या पूछा है? एफर्ट आर्म. वाह बेटे वाह, एफर्ट आर्म. ये एफर्ट है, यहीं पे एफर्ट लगेगा. तो एफर्ट आर्म कितना होगा? 40 होगा, है ना. लिखोगे 0 मिल जाएगा. एफर्ट आर्म 40 है. हाँ ना, लिखो एफर्ट आर्म. एफर्ट आर्म इज नॉट 40, इट इज 60. कम ऑन, ये एफर्ट है, राइट. तो एफर्ट से फलक्रम तक का डिस्टेंस मैप करोगे ना बेटा. हाँ, तो कितना आएगा? 60 आएगा, बराबर. उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा है? द मैकेनिकल एडवांटेज. मैकेनिकल एडवांटेज तो सर बाएं हाथ का खेल है. मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? ले, क्या ले? लोड अपॉन एफर्ट. मैंने ऐसे याद किया है. लोड कितना? ओह, अब या तो लोड अपॉन एफर्ट से निकाल लो या फिर हाँ इससे भी तो निकाल सकते थे. इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ मैं? मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म से. तो एफर्ट आर्म कितना है? एफर्ट आर्म इज 60. आई होप ये क्लियर हुआ. एंड लोड आर्म कितना है? 20, राइट. तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया? 3. समझा क्या? और मैकेनिकल एडवांटेज 3 आया, मतलब ये कौन सा लेवर हो गया? क्लास 2 लेवर हो गया. सर कैसे? बिकॉज जो लोड है वो फलक्रम और एफर्ट के बीच में है, राइट. ठीक है, पूछा है ऐसा कुछ. उसके बाद क्या बोला है? डी वाला क्वेश्चन. चलो है ना अपने पास. डी वाला क्वेश्चन पूछा है मिनिमम एफर्ट. ठीक है, तो डी क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम एफर्ट. तो वापस से क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू ले, क्या ले? लोड अपॉन एफर्ट. मैकेनिकल एडवांटेज 3, लोड कितना? 45 kgf अपॉन एफर्ट. तो एफर्ट कितना आ जाएगा? एफर्ट वुड बी 45 अपॉन 3 विच इज 15. तो समझा? मैकेनिकल एडवांटेज 3 का मतलब ही क्या है कि 3 गुना कम एफर्ट लगा रहा हूँ उस लोड को उठाने के लिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है. अ फायर टोंग हैज इट्स आर्म ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो चलो फटाफट फायर टोंग बना लेते हैं. ये फायर टोंग, शुगर टोंग बोला, फायर टोंग बोला, एक ही चीज़ है. तो अरे भाई क्या बन गया? ठीक है, फायर टोंग है, कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर. फटाफट ये समझ में आया. 20 ये तुम्हारा हो गया फलक्रम, बराबर. फलक्रम भी क्लियर. अब इट इज़ यूज टू लिफ्ट अ कोल ऑफ वेट 1.5 kgf. तो ये रहा आपका कोल, यहीं पे रखोगे ना बच्चा कोल. और कोल का लोड कितना है? वेट कितना है उसका? 1.5 kgf. देख रहे हो, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग के लिए डायग्राम बना रहा हूँ. आपको भी यही करना है रफ में, तो ही तो अच्छे से कर पाओगे ना क्वेश्चन सॉल्व. बाय अप्लाइंग एन एफर्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द फलक्रम. तो फ्रॉम द फलक्रम कितना एफर्ट लग रहा है? फ्रॉम द फलक्रम एफर्ट कितना लग रहा है? एफर्ट लग नहीं रहा, मतलब 15 सेंटीमीटर पर है. ठीक है, देख रहे हो? हाँ बच्चे देख रहे हो. अब क्या बोला है? फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज. हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज तो इजीली. चलो बताओ फटाफट. मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए या तो आप लोड अपॉन एफर्ट यूज कर लो या फिर एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म यूज कर लो. तो हम क्या यूज करेंगे? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, बराबर. एफर्ट आर्म कितना है? प्लीज गलती नहीं करना. एफर्ट आर्म फलक्रम से कितना है? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इजी पीजी. ठीक है, 15. और लोड आर्म कितना दिया हुआ है सर? फलक्रम से अब ये कोल यहीं से पकड़ूंगा ना, कोयला, बराबर. तो 20 सेंटीमीटर है लोड आर्म. तो कितना हो गया? 15/20, बराबर किया. मेरे को धक धक क्यों हो रहा है? 5 × 3 5 × 4, तो कितना हो गया? 3/4 विच इज 0.75. मैकेनिकल एडवांटेज हो गया. हाँ बराबर ही है, बिकॉज क्लास 3 लेवर है ना. देखो कैसे क्लास 3 लेवर सर? फलक्रम, राइट, फलक्रम और लोड के बीच में एफर्ट आ रहा है, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द एफर्ट नीडेड. ये तो हो जाएगा,
बी वाला क्वेश्चन क्या बोला, एफर्ट नीडेड, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू क्या आएगा, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड कितना, सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज कितना 0.75, लोड कितना, लोड है 1.5 और एफर्ट हमें ढूंढना है, तो कितना हो जाएगा, एफर्ट इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 0.75। तुमको मालूम है एफर्ट बहुत ज़्यादा लगने वाला है, राइट, है ना, क्लास लेवल में एफर्ट ज़्यादा लगेगा क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150/75, 75 टाइम्स 1, 75 टाइम्स 2, तो एफर्ट कितना आया 2 kgf, राइट। तो 1.5 kgf के लोड कोयले को उठाने के लिए 2 किलोग्राम फोर्स का क्या लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, विच वॉज वेरी फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, और कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, आई गेस ओके, हाँ यही तक, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। चलिए चलो, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये चीज़ें समझी, जो भी फीडबैक्स होंगे मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा और इम्प्रूव करेंगे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा पुली है, ये सिंगल फिक्स पुली है, 480 न्यूटन का एफर्ट लगा रहा है, 400 न्यूटन का क्या है, लोड है, एकदम बेसिक डायग्राम फटाफट पढ़ता है। द एडजेसेंट फिगर शोज अ फिक्स पुली यूज्ड बाय अ बॉय टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 400 न्यूटन, ये तो मुझे पता ही था, थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 5 मीटर इन 10 सेकंड। चलो फटाफट डेटा लिखते हैं। डेटा में क्या है, पहली बात तो लोड है, लोड कितना है सर, आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ अभी। लोड कितना है सर, 400 न्यूटन है। एफर्ट कितना है सर, एफर्ट 480 न्यूटन है, बराबर। और यहाँ पे से इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, लोड ऑफ 400 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 5 मीटर। इसका मतलब क्या कि लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, राइट, लोड कितना उठा, 5 मीटर उठा, तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डीएल लिखूंगा बेटा, सही में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डीएल कितना है, डीएल है आपका 5 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है, 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, सॉरी 10 सेकंड है। जिसको नहीं क्लियर हुआ प्लीज टेक योर टाइम, चलो पकड़ लो क्वेश्चन, रुकता हूँ तुम लोग के लिए, ठीक है। तो 400 न्यूटन का क्या है, लोड है, 480 का क्या है, एफर्ट है, 10 सेकंड लग रहा है, 5 मीटर तक का लोड डिस्टेंस है, राइट। फिर क्या बोला, दैट्स इट, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो, एक सेकंड, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो। मैं 2 मिनट के लिए एकदम चमका, मतलब कैसे ढूंढेंगे, हाँ चमका ना, लेकिन सबसे पहले चीज फॉर फिक्स पुली है ना, फॉर फिक्स पुली क्या हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फॉर फिक्स पुली, सिंगल फिक्स पुली, सॉरी, फॉर सिंगल फिक्स्ड पुली वेलोसिटी रेशियो इज 1। ये तो डायरेक्टली बोल सकते थे, हाँ यार सर ये तो याद है, लेकिन सर अगर उन्होंने ऐसा नहीं, अब डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो वेलोसिटी रेशियो 1 है। अगर नहीं चाहते हो डायरेक्टली लिखना, ये मेथड 1 है, तब क्या करो, एट द एंड आपको अज्यूम तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज फिक्स पुली के लिए हमें चीज़ें याद है। ये मेथड 1 है। मेथड 2 क्या कर सकते हो, मेथड 2 में आप बोल सकते हो, मेथड 2 में आप बोल सकते हो फॉर सिंगल फिक्स्ड पुली डिस्टेंस मूव बाय लोड इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। अब क्या करोगे, वही हुआ ना। सो डिस्टेंस, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस बाय लोड, यस और नो। डिस्टेंस बाय एफर्ट कितना होगा, 5, डिस्टेंस बाय लोड कितना होगा, 5, आंसर क्या है, 1 आया, क्या फर्क पड़ा, वही आया ना भाई मेरा आंसर, ठीक है बताओ। तो ए वाला क्वेश्चन तो हो गया, अब बी वाला करते हैं क्वेश्चन, ये था ए। बी क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत सारे क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, ये तो फटफट हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट, राइट। लोड कितना है 400, एफर्ट कितना है 480, राइट। तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 4 टाइम्स 10, ये दिस इज 14, राइट ना, 12 बराबर जा रहा है, 4 10 जा 4 1 जा 4 2, हाँ बराबर। ये कितना हो रहा है, दिस इज 2 टाइम्स 5, दिस इज 2 टाइम्स 6, 5/6 है। तो मैकेनिकल एडवांटेज को ऐसे ही रहने देते हैं 5/6, राइट। अब सी वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। सी वाले पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द पुली, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी इज, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, एफिशिएंसी इज MA/VR, राइट। एफिशिएंसी इज MA/VR, MA कितना है 5/6, VR तो वैसे भी क्या था 1 था, अब ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, 0.8 आएगा, 83 के आसपास आएगा, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 83% होगा, राइट। अभी डी वाला क्वेश्चन क्या है, देख रहे हो एकदम सिंपल है क्वेश्चन। डी वाला वो है, व्हाई इज द एफिशिएंसी ऑफ द पुली नॉट 100%,
since some energy is lost in due to फ्रिक्शन एंड हीट। ये तो सबको ही पता है कि हमें कभी भी वो नहीं मिलता, आइडियल केस नहीं है, ये प्रैक्टिकल केस है। ई वाला पार्ट क्या पूछा है आपको, हाउ मच पावर वॉज डेवलप बाय द बॉय बाय रेजिंग द लोड। हाउ मच पावर वॉज डेवलप बाय द बॉय रेजिंग द लोड, पावर पूछा है, ठीक है, पावर पूछा है, पावर बाय रेजिंग द लोड मतलब वर्क डन बाय लोड अपॉन टाइम। सुनो ध्यान से, क्या बोला, वर्क डन बाय लोड, पावर बाय लोड बोला। एक सेकंड, मैंने खुद ने गलती कर दी, देखा। आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये खुद ही तुम्हारे सामने ये गलती की, बिकॉज अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। ये है प्रॉपर डेफिनेशन के, घाई में काम गड़बड़ होता है। देखो मेरे को क्लिक हुआ, हाउ मच पावर वॉज डेवलप्ड बाय द बॉय, बोला, बॉय ने कितना पावर लगाया, मतलब अगर बॉय ने पावर लगाया मतलब वो एफर्ट लगा रहा था। तो सुनो, सो एक्चुअली मुझे पावर ऑफ एफर्ट ढूंढना है कि बॉय ने कितना लगाया। तो पावर बाय बॉय इज नथिंग बट वर्क डन इन एफर्ट अपॉन द टाइम। अब वर्क डन इन एफर्ट का मतलब क्या होता है, एफर्ट इनटू डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम, राइट। ये समझा मैं क्या किया, ये बताइए ऑनेस्टली, ये समझा, बताइए। आई होप मैं बराबर टाइम पे स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ सो दैट तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। आई एम सो सॉरी अगर ऐसा हुआ होगा तो इनकन्वीनियंस। अब मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर, सो दैट आप लोग प्लीज़ वो स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम सो सॉरी, ठीक है। सो एफर्ट कितना होगा, एफर्ट था 480, राइट। डिस्टेंस ऑफ एफर्ट कितना हुआ था, 5 हुआ था, और टाइम कितना था, 10 था। अगर ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 4 8 40, दिस इज 4 नहीं 4 8 बोल रहा हूँ, 5 8 40, 5 4 20 एंड 240। तो आंसर कितना है, 240 वॉट, ठीक है। सो पावर डेवलप बाय दिस इज 240। ये चीज़ की प्लीज़ गलती मत करना। जनरली बच्चे क्या करते हैं, लोड सुनते हैं और वर्क डन बाय लोड निकाल लेता है। इट इज़ वर्क डन बाय एफर्ट, इसीलिए क्वेश्चन सेलेक्ट किया मैंने जान करके, बिकॉज यहाँ फंसते हैं और मैं ही फंसा। वाह। नेक्स्ट क्या बोला है, द बॉय हैज़ टू अप्लाई एन एफर्ट, द बॉय हैज़ टू अप्लाई एन एफर्ट विच इज ग्रेटर देन द लोड इन हिज लिफ्टिंग। व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग दिस पुली। ओके, तो जब हमें पता है कि उसे एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, राइट, जब हमें पता है उसे एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ रहा है लोड से, तो हम फिर ये वाली पुली क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम दूसरी पुली यूज़ कर लेते जहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होता। हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है, इट इज़ दिस पुली गिव्स कन्वीनियंट डायरेक्शन टू एफर्ट, इसीलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, वरना ये यूज़ नहीं करते, राइट। चलिए आगे बढ़ता है। आई गेस दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, नहीं बाकी है। अ वुमन ड्रॉज वाटर फ्रॉम वेल यूजिंग अ फिक्स पुली, द मास ऑफ द बकेट एंड द वाटर टुगेदर इज 6 kg। तो लोड दे दिया है 6 kgf, लोड कितना दे दिया है 6 kgf, ठीक है। एक बकेट है, उसका लोड कितना है 6 kgf, और उसको एक फिक्स पुली से टंगाया गया है और यहाँ पे एफर्ट लगा होगा, राइट। तो द मास ऑफ द बकेट, हाँ ना, टुगेदर द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन, मतलब एफर्ट पूछ रहा है, एफर्ट इज 70 न्यूटन। तो एफर्ट कितना है बच्चा, 70 न्यूटन है। अब जैसे ही मुझे पता चल गया ये 70 न्यूटन है तो मुझे इसे कन्वर्ट कर लेना चाहिए, तो ये 60 न्यूटन हो जाएगा इंटू 10। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। इतना ईजी क्वेश्चन है और सर बोलते हो एफ, है ना, ठीक है, हो जाएगा या रुके हो मेरे लिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 6/7, दिस इज द मैकेनिकल एडवांटेज, राइट। अभी मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 क्यों आया, ये सभी को मालूम है, इट इज बिकॉज ये आइडियल केस नहीं है, ये प्रैक्टिकल केस है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। अ फिक्स पुली इज ड्रिवन बाय अ 100 kg मास, अ फिक्स पुली इज ड्रिवन बाय अ 100 kg मास फॉलिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर इन 4 seconds। इफ इट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 75 kgf। तो अब तक तो मुझे सर लोड पता चला, लोड कितना है 75 kgf, सर ऊपर का तो मुझे समझ में नहीं आया। अरे आ जाएगा आराम से, रखो। तो क्या बोला है, फिक्स पुली इज ड्रिवन, ड्रिवन का मतलब क्या कि अगर लोड, ये लोड है, राइट, ये लोड कितना है 75 kgf का है, राइट, और ये फिक्स पुली से लगा हुआ है। तो भाई ड्रिवन का मतलब क्या कि जो एफर्ट लग रहा है, जो नीचे उसको एफर्ट खींच के ला रहा है, वो कौन ला रहा है, 100 kgf का ला रहा है। अरे देखो ना, अब फिक्स पुली, ये पुली है, यहाँ पे एक जगह लोड है और यहाँ पे दूसरी जगह मैंने 100 kgf डाल दिया। तो 100 kgf ने क्या किया, नीचे की तरफ लाया, तो लोड लिफ्ट हो रहा है और इसने ड्राइव किया ना, इसकी वजह से आया। तो 100 kgf एक्चुअली क्या था, एफर्ट था, राइट। 100 kgf क्या है, 100 kgf इज द एफर्ट, एंड
एट अ रेट ऑफ 8 मीटर इन 4 सेकेंड्स। एट अ रेट ऑफ 8 मीटर इन 4 सेकेंड्स का मतलब क्या कि डिस्टेंस ऑफ लोड या फिर डिस्टेंस ऑफ एफर्ट कितना दिया हुआ है 8 मीटर। सर आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो कि ये दोनों सेम है? अरे भाई सिंगल फिक्स पुली में डिस्टेंस ऑफ लोड एंड डिस्टेंस ऑफ एफर्ट सेम होता है, राइट? बिकॉज वेलोसिटी रेशियो 1 है एंड कितना टाइम 4 सेकेंड्स। सवाल हो गया है बेटा, खत्म। ने क्या पूछा है? कैलकुलेट द पावर इनपुट। पावर इनपुट का मतलब क्या? पावर बाय एफर्ट, वापस से सेम वो बॉय वाला, राइट? पावर इनपुट का मतलब है पावर बाय द एफर्ट, पावर डेवलप बाय द एफर्ट, एंड पावर आउटपुट बोलता है तो पावर डेवलप ऑन द लोड, समझे? इसीलिए जब आपने बोला ना कि व्हाट इज द पावर डेवलप बाय द बॉय, ऊपर वाले क्वेश्चन है बाय द बॉय का मतलब क्या? एफर्ट लगाने में कितना पावर, इसीलिए मैंने वर्क ऑफ एफर्ट लिया था। चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो क्या है? पावर इनपुट है ना, पावर इनपुट टू द पुली टेकिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kgs न्यूटन। ये भगाओ, ये इसके लिए बोल रहा है, kgf को कन्वर्ट करना था ना, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 750 न्यूटन, और इसको कितना लिख सकते हैं 1000 न्यूटन, ठीक है, दैट्स इट। तो हमें क्या ढूंढना है? पावर इनपुट ढूंढना है। तो पावर इनपुट के लिए हम पहले क्या निकालेंगे? वर्क डन बाय एफर्ट निकालेंगे। वर्क डन बाय एफर्ट क्या होता है? एफर्ट इनटू डिस्टेंस ऑफ एफर्ट, राइट? एफर्ट कितना है? एफर्ट इज 1000। आई होप सबको समझ में आ रहा है। एफर्ट एंड डिस्टेंस ऑफ एफर्ट कितना है? 8। तो कितना हो जाएगा 8000 जूल। ये हो गया पावर बाय एफर्ट। तो पावर इनपुट कितना हो जाएगा? अब पावर बाय एफर्ट बोल रहा हूँ, वर्क डन बाय एफर्ट क्या है? सॉरी फॉर ऑल द मिस वर्ड्स। ये हो जाएगा 8000 और टाइम कितना था? 4 सेकेंड था, बराबर 4 सेकेंड था। तो 4 × 1 4 × 2, तो ये कितना हो गया 2000। सो पावर इनपुट तो हमारे पास कितना आ गया? पावर इनपुट आ गया 2000 वॉट। 1 सेकेंड दीजिए, डब्बा बनाना मेरा राइट है। ओके चलिए नेक्स्ट, आई गेस क्वेश्चन हमें यहाँ कर लेना चाहिए। ये मैंने थोड़ा जज गड़बड़ कर दिया। चलो नेक्स्ट क्या है? बी वाला पार्ट, द एफिशिएंसी ऑफ द पुली। कम ऑन, एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वी आर, राइट? तो पहले तो मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढना पड़ेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट। लोड दिया हुआ है मुझे, हाँ, लोड कितना दिया हुआ है? 750, एफर्ट है 1000, तो 750 अपॉन 1000, तो ये 0 0 कैंसिल है, कितना हो गया? दिस इज 0.75 एंड वेलोसिटी रेशियो तो हमारे पास ऑलरेडी पता है क्या है, 1 है, बिकॉज सिंगल फिक्स पुली है। सो एफिशिएंसी क्या लिख सकते हैं हम? एफिशिएंसी लिख सकते हैं 0.75 विच इज़ मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन 1 विच इज़ नथिंग बट 75%, समझे? सो एफिशिएंसी 75% विच इज़ फेयर, है ना? ये आइडियल केस नहीं है, प्रैक्टिकल केस है। एंड सी वाला पार्ट क्या बोला है? द हाइट टू विच द लोड इज रेज्ड। द हाइट टू विच द लोड इज रेज्ड मतलब डिस्टेंस ऑफ लोड पूछ रहा है, तब आप बोलने की जरूरत है। तो क्या बोलोगे? वेलोसिटी रेशियो इज 1, देयरफॉर वी आर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एल। तो क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू डी कितना था बेटा? 8। डी एल कितना है? नहीं पता। डी एल कितना हो जाएगा? 8। और ये सब अगर मैं नहीं लिखता और डायरेक्टली खाली इतना बोल देता, वेलोसिटी रेशियो क्यों 1 है? बिकॉज इट इज अ सिंगल फिक्स पुली। तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, सिंगल पिक्स्ड लिखा हूँ मैंने, फिक्स्ड की जगह पिक्स्ड, फिक्स्ड पुली। सो यस, वी आर not towards the end, the video has ended. Thank you so much for being till here. अगर आपको मैंने 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट कोई भी तरीके से अगर मैंने वैल्यू ऐड किया है, so please do share this video and or you can subscribe, you can do any one of the things. Thank you so much. I will add this PDF in the comments, and as I said, from October we will be starting with the full course YouTube है ना, वन शॉट सीरीज, जहाँ पे वन शॉट, ये नॉर्मल वन शॉट वीडियोज नहीं है कि 3-3 घंटे के पूरे पूरे चैप्टर डाल दिए मैंने। मैं हर एक सेक्शन के ऊपर वन शॉट बनाने वाला हूँ, जहाँ पर जिसको सिर्फ जिस सेक्शन में प्रॉब्लम है वो उसका वन शॉट देख सकता है। वन शॉट का मतलब ये नहीं है भगाया है, वहाँ पे सब चीज़ डिटेल में बताई गई है, नोट्स है, डिस्कस किया है, आपकी पढ़ाई ढंग से होगी, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।